बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बता रहे हैं कि केन्स की थ्योरी हम दो तरह से डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड लेवल ऑफ स्पेकुलेटिव बैलेंसेस, फिक्स्ड लेवल ऑफ स्पेकुलेटिव बैलेंसेस, और दूसरा है वेरिएबल लेवल ऑफ स्पेकुलेटिव बैलेंसेस। लेकिन इसमें भी हम दो तरह से डिस्कशन करेंगे कि स्पेकुलेटिव बैलेंसेस फॉर इंडिविजुअल, यानी फिक्स्ड होंगे, इंडिविजुअल के लिए फिक्स भी हो सकते हैं और वेरिएबल भी, और कम्युनिटी के लिए भी फिक्स हो सकते हैं। और इसी तरीके से जब आप वेरिएबल लेवल पे जाएंगे तो उसमें भी इंडिविजुअल के लिए हो सकता है और कम्युनिटी के लिए हो सकता है। तो ये दो मेन एनालिसिस हैं और दो तरह से है, एक फिक्स्ड लेवल ऑफ स्पेकुलेटिव बैलेंसेस और एक वेरिएबल लेवल ऑफ स्पेकुलेटिव बैलेंसेस। और फिक्स के अंदर भी दो तरह से होगा, एक इंडिविजुअल के लिए, एक कम्युनिटी के लिए। ठीक है ना। फिक्स के लिए भी जो एनालिसिस होगा वो किस तरीके से होगा, इंडिविजुअल, और दूसरा किसके लिए होगा, कम्युनिटी के लिए। तो ये दो तरह से एनालिसिस होगा, कम्युनिटी के लिए और इंडिविजुअल्स के लिए। और जो दूसरा एनालिसिस है वो है कौन सा वाला जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था, वेरिएबल पे बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले फिक्स पे डिस्कशन करते हैं। अच्छा, इस सिलसिले में केन्स ये कहता है कि जो स्पेकुलेटर्स होते हैं वो अपने जो स्पेकुलेटिव बैलेंसेस होते हैं वो या तो सारा मनी की सूरत में रखेंगे या बॉन्ड्स की सूरत में रखेंगे। यानी क्या कहता है कि स्पेकुलेटर्स will put whole of their speculative balances either into money or into bonds। ये बड़ी एक्सट्रीम सिचुएशन है, क्योंकि जब आप कहते हैं कि आप अपने बैलेंसेस को या तो मनी की जरूरत में रखेंगे या फिर बॉन्ड्स की जरूरत में रखेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप कोई इसका कॉम्बिनेशन नहीं रख सकते। कॉम्बिनेशन मीन्स कि कुछ बॉन्ड्स रख लें और कुछ जो है वो मनी रख लें, या फिर कुछ मनी रख लें, कुछ जो है वो बॉन्ड्स रख लें। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो स्पेकुलेटर्स हैं उनकी जो स्पेकुलेशंस हैं वो बड़ी एग्जैक्ट हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि वो इसमें बिल्कुल उनको किसी किस्म का भी इबहाम नहीं है, कोई शक नहीं है कि बॉन्ड की जो वैल्यू है वो गिरेगी या बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि वो सर्टेन है। देखिए, जब आप सर्टेन होते हैं ना, आपको यकीन होता है, तो फिर आप एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं। जैसे हम लोग हैं, मुसलमान हैं, तो हमें कहते हैं ना लोग ये बाहर के कि हम एक्सट्रीमिस्ट हैं। एक्सट्रीमिस्ट होता ही वो है जो, एक्सट्रीमिस्ट का मतलब है कि एक इंतहा पे चले जाना। एक्सट्रीमिस्ट होता ही वो है जो कि सर्टन होता है, जिसको यकीन होता है। जैसे हम कहते हैं कि अल्लाह एक है। जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह एक है तो हम एक्सट्रीम पे चले जाते हैं और हम अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं, हम अपने माल की भी परवाह नहीं करते हैं। तो हमारा जो डिसीजन होता है ना वो एक्सट्रीम पे होता है। लेकिन अगर कोई अनसर्टन है, अगर अनसर्टन हो, तो बहुत सारे देखें मज़ाहिब के लोग हैं, जैसे हिंदू हैं, तो वो उनके जो मज़हब के अंदर या उनके अंदर
वहां पे उनको एक उनका नहीं है भगवान या एक उनका खुदा नहीं, तो उनके पास वैरायटी है। हमारे पास ऐसा नहीं है, हम सिर्फ एक खुदा पर यकीन रखते हैं। तो हम इसी वजह से कहते हैं बस अल्लाह और कोई भी नहीं, और कोई भी नहीं। जैसे सूरह इखलास के अंदर है कि सिर्फ अल्लाह है और उसके अलावा कोई भी नहीं, हम किसी के साथ उसको शरीक ही नहीं ठहराते। इसलिए कि हम सर्टन है। तो ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि जब आप सर्टन होते हैं तो फिर आप कोई एक्सट्रीम पे चले जाते हैं आप, लेकिन जब आप अनसर्टन होते हैं फिर आप एक्सट्रीम पे नहीं जाते, गैर यकीनी जब होती है। इसी तरह से जब आप इसको इस थ्योरी में ले आए कि जब आप कहेंगे जी कि हमें पता है कि बॉन्ड की वैल्यू गिरेगी, या आप कहेंगे कि बॉन्ड की वैल्यू बढ़ेगी, तो आप जो डिसीजन लेंगे वो डिसीजन सर्टेनिटी पे लेंगे, और फिर आप कोई कॉम्बिनेशन पे नहीं जाएंगे। आप कहेंगे या तो सारे बॉन्ड्स लूंगा या सारा कैश लूंगा, उसमें कोई आप कॉम्बिनेशन नहीं, सर्टेनिटी नहीं होती है। इसीलिए जो चॉइस होती है, चॉइस बिटवीन मनी एंड bonds is all or nothing, is all or nothing, is all or nothing का मतलब ये है कि या तो एक चीज ले लोगे दूसरी नहीं लोगे, ठीक है ना जी। इसको जरा वाजे कर लें। इसका मतलब ये है कि all bonds and no money, या all money and no bonds, ये है एक्सट्रीम सिचुएशन। और ये एक्सट्रीम सिचुएशन जो है, इस पर आप क्यों आते हैं? क्योंकि आप क्या हैं? सर्टन है, आपको यकीन है कि हमने बॉन्ड ही खरीदना है क्योंकि बॉन्ड ही फायदा देगा, या है, या आप कहेंगे नहीं बस मैंने कैश रखना है क्योंकि मुझे कैश को रखने में ही फायदा है, बॉन्ड्स मैंने नहीं रखना है। इसमें यहां पर ये नहीं होगा कि जी मैं 10 बॉन्ड खरीद लेता हूं, कुछ जो है मैं कैश रख लेता हूं, यानी इस तरीके की कोई कॉम्बिनेशन की बात नहीं है। यहां पर कॉम्बिनेशन है, लेकिन बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन है, कॉर्नर सोल्यूशन है। कॉर्नर सोल्यूशन मींस कि आप या तो एक एक्सट्रीम पे होंगे या दूसरी एक्सट्रीम पे होंगे, या तो सारे बॉन्ड्स ले लेंगे और कोई कैश नहीं लेंगे, या सारा कैश ले लेंगे और कोई बॉन्ड्स नहीं लेंगे। तो आपकी जो सिचुएशन है वो किसकी, इस वक्त ये क्यों ऐसा? क्योंकि आप सर्टन है। सर्टेनिटी, ये थ्योरी सर्टेनिटी की है, समझ गया ना। इसलिए हम ये कहते हैं कि इफ I see is greater than I steric. I steric का मतलब है, I steric का मतलब है क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये मैंने ऊपर बताया था आपको। I steric का क्या मतलब है? क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है ना। ये I steric मीन्स क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट और आईसी मींस करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर इसका मतलब यह है कि आपका जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट से ऊपर है, कैसे भला? आप ये बात समझिए कि क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो नेट यील्ड होता है वो 0 होता है, ठीक है ना। क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर नेट यील्ड क्या है? 0। इसका मतलब ये हुआ कि, ये वैसे समझा रहा हूं कि एट आई स्टेरिक नेट यील्ड क्या है? यहां पे नेट यील्ड 0 है। तो आपको मैंने बताया था कि इस सिचुएशन के अंदर आप इनडिफरेंट होते हैं, इनडिफरेंट बिटवीन बॉन्ड होल्डिंग एंड कैश होल्डिंग। ये पुरानी बात, कल पिछला लेक्चर याद करें। फिर ये कहा था कि यानी इसका मतलब ये है कि अगर आई स्टेरिक जो है वो यानी आई स्टेरिक का मतलब ये है कि क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, एट, इसका मतलब है एट क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एट क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट।
एग्जीक्यूटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, नेट यील्ड जीरो होता है। तो नेट यील्ड जीरो है, और अगर इसका मतलब ये है कि आपका यहाँ पर तो क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर नेट यील्ड जीरो है, तो अगर करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे ऊपर है तो फिर नेट यील्ड पॉजिटिव हो जाएगी ना, रिटर्न पॉजिटिव हो जाएगा ना। इसका मतलब ये है कि आई सी प्लस जी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इस जगह पे तो जीरो है, तो जीरो से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होता है ना। तो इसका मतलब वहां पर रिटर्न क्या होगा, पॉजिटिव रिटर्न होगा। तो पॉजिटिव रिटर्न है तो फिर आप क्या करेंगे, बॉन्ड होल्ड करेंगे या कैश होल्ड करेंगे? बॉन्ड होल्डिंग होगी, समझ गया ना। इसी तरीके से अगर आईसी जो है यानी करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट से नीचे है, तो फिर जीरो से नीचे क्या होता है, क्योंकि आई स्टैरिक पे तो जीरो है और जीरो से नीचे क्या होता है, नेगेटिव। तो इसका मतलब वहां पर नेट यील्ड क्या होगी, नेट यील्ड आई सी प्लस जी इज लेस देन जीरो, मतलब आपका जो रिटर्न है वो नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव रिटर्न का मतलब क्या है कि आप बॉन्ड को होल्ड करके नेगेटिव रिटर्न लेंगे, तो बॉन्ड तो नहीं होल्ड करते, फिर क्या करेंगे, तो वहां पर क्या होगी, मनी होल्डिंग होगी। ठीक है ना जी, वहां पे क्या होगी, मनी होल्डिंग होगी। और ये सिचुएशन दो क्लियर होगी आपको, यानी करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है तो वहां पर मनी होल्डिंग होगी, और अगर करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम है तो फिर वहां पर क्या होगी, इसके मुताबिक आपको ये सिचुएशन नजर आ रही। तो इसका मतलब ये है कि करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है तो बॉन्ड होल्ड करेंगे, और अगर करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या है, कम है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर क्या करेंगे, मनी को होल्ड करेंगे। ठीक है, ये रूल्स समझ आ गए हमें। अच्छा, अब इसको मजीद समझते हैं। कि speculative demand for money for an individual, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम इसको इंडिविजुअल के लिए भी पढ़ेंगे और कम्युनिटी के लिए भी पढ़ेंगे, ठीक है ना जी। लेकिन यहाँ पे फर्ज ये कर रहे हैं कि आपके जो स्पेकुलेटिव बैलेंसेस हैं वो क्या है, वो फिक्स है। तो फिक्स लेवल के लिए पहले पढ़ते हैं, लेकिन कहानी यही रहेगी जो मैंने अभी आपको समझा दी है कि कब आप बॉन्ड होल्ड करेंगे और कब आप कैश होल्ड करेंगे, वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है ना जी, तो ये आपने समझ लेना, ठीक है। अच्छा जी, तो अब आगे चलें। तो अब पहली जो डिस्कशन है वो है स्पेकुलेटिव डिमांड फ्रॉम मनी फॉर एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल क्या करता है, तो ये डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये ज़हन में रखें कि ऊपर हमने ये बात की थी कि क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिपेंड करता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। ये हमने लिखा भी था कि क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ फंक्शन ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जब आप सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी में तो या कम्युनिटी में तो एक शख्स नहीं होता, उसमें तो बेशुमार लोग होते हैं। तो वहां पर जितने लोग होंगे उनके मुताबिक हमें, जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि जितने लोग होंगे उनके उसके मुताबिक ही एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नजर आएंगे। या पर्सन्स हैं
और उनके एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और उसी के मुताबिक उनका क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि इस कम्युनिटी में तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट की एक रेंज मौजूद होगी, यानी मिनिमम और मैक्सिमम वहाँ पे क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे, और पूरी एक रेंज होगी, और उसके मुताबिक एक पूरी डिस्ट्रीब्यूशन होगी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट की भी और क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट की भी। इसलिए कम्युनिटी में तो दो तरह के फिर आपके पास क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट आएंगे, एक मिनिमम क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, एक मैक्सिमम क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। क्योंकि सोसाइटी के अंदर मिनिमम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा और मैक्सिमम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा, और उसी की बेस पर चूंकि हम क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, ये फार्मूला आपके सामने, तो फिर उसी के मुताबिक हमारे पास मिनिमम क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाएगा और मैक्सिमम क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाएगा। इसलिए सोसाइटी या कम्युनिटी लेवल पे हमारे पास जो क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे वो दो होंगे, एक मिनिमम क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक मैक्सिमम क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन जब हम एक इंडिविजुअल की बात करेंगे तो वहां पर तो उसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही होगा और उसका फिर क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एक ही होगा। तो इंडिविजुअल लेवल पे क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट एक है, लेकिन ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एट कम्युनिटी लेवल we have a distribution of expected rate of interest and critical rate of interest। ये आपके सामने टेबल में नजर भी आ रही डिस्ट्रीब्यूशन है। So we have minimum critical rate of interest and maximum critical rate of interest at community level, but at individual level one person has only one expected rate of interest, one expected rate of interest, so he has only one critical rate of interest। ठीक है ना जी? तो फिर उसका critical rate of interest भी एक है। इंडिविजुअल लेवल पे one person has only one expected rate of interest, so he has only one critical rate of interest, but at community level we have a distribution of expected rate of interest and critical rate of interest। ये आपको टेबल में नजर आ रही है यहाँ पे, ठीक है ना जी? सो वी हैव कम्युनिटी लेवल पे जो है वो चूंकि पूरी कौम होती है और पूरी कम्युनिटी की बात हो रही होती है, तो वहां पर तो हमें दो तरह के क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएंगे पूरी डिस्ट्रीब्यूशन में से। ये पूरी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसमें से हम मिनिमम भी फाइंड कर लेंगे और मैक्सिमम भी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि इधर भी मिनिमम और मैक्सिमम हमें नजर आ जाएंगे, ठीक है ना? इंडिविजुअल आएंगे तो वहां पर तो एक ही शख्स होगा, एक शख्स होगा तो उसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एक ही होगा, और उसकी बेस पर, इस फार्मूले की बेस पर हम उसका क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एक ही फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना? तो यही हम इंडिविजुअल के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका एक ग्राफ बना के इसको समझ लेते हैं कि कैसे होगा ये चीज। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखिए, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, इसको हम कह देते हैं कि यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर नेट यील्ड जो है वो 0 है, और अगर यहाँ नेट यील्ड 0 है तो इसका मतलब ये होगा कि फिर ये आपका क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा इस जगह पर। तो इस आपको पता है कि क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट से ऊपर जो है वो क्या होता है,
क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर नेट यील्ड पॉजिटिव होता है और क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट से नीचे जो है वो नेट यील्ड जो है वो नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये है कि इससे ऊपर अगर हम जाएंगे, यानी इससे ऊपर जाएंगे का मतलब ये है कि इससे ऊपर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, यहाँ पर नेट यील्ड क्या है, पॉजिटिव है। इस पूरे जिसको मैंने येलो किया है, यहाँ पर नेट यील्ड क्या है, नेट यील्ड पॉजिटिव है, मतलब आई प्लस जी जो है वो ग्रेटर देन 0 है। और अगर हम इससे इसी पॉइंट से नीचे ले आए, यहाँ से इस जगह से इससे नीचे ले आए, तो इसका मतलब है कि इस जगह पर इस पॉइंट से नीचे कोई एक पॉइंट भी नीचे चले जाएं तो यहाँ पर आई प्लस जी जो है वो लेस देन 0 है, मतलब नेट यील्ड जो है यहाँ पर नेगेटिव है। और इस पॉइंट पर खास तौर पर ये जो पॉइंट है जो हमने यहाँ पे फोकस किया है, ये वाला पॉइंट, इस जगह पर नेट यील्ड क्या है, 0 है। तो जहाँ नेट यील्ड 0 होती है वहाँ पर तो आप इनडिफरेंट होते हैं बॉन्ड होल्डिंग और कैश होल्डिंग के अंदर, ये भी पता है आपको। इसका मतलब ये है कि इससे ऊपर अगर हम जाएंगे तो फिर हमें नेट यील्ड अगर पॉजिटिव होगा तो फिर हम क्या करेंगे, तो वहां पर हम बॉन्ड को होल्ड करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है जिसको मैं अब शो कर रहा हूँ, ये ब्लैक लाइन जो जा रही है ऊपर, ये डबल लाइन, इस एक्सिस के ऊपर ही एक लाइन आ जाएगी, ये वाली एक्सिस के ऊपर ये कर्व आ गया स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का। ये कर्व है, ये मैंने बोल्ड करके आपको समझाया, ये इसके ऊपर आ गया है, समझ रहे? क्योंकि ये एक्सिस के ऊपर ही कर्व आ गया, लाइन आ गई उसकी, ये वर्टिकल स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है यहाँ पे, समझ गए? क्योंकि यहाँ पर आप चेक करें तो सारी बॉन्ड होल्डिंग है, तो कैश होल्डिंग इस पॉइंट पे चेक कर लें, किसी भी पॉइंट पे चेक करें, यानी फर्स्ट करें इस पॉइंट पे चेक करते हैं या इस पॉइंट पे करते हैं, कहीं पर भी इस रेड पॉइंट से ऊपर कहीं पर भी आप पॉइंट चले जाएं तो आपको जो स्पेकुलेटिव बैलेंसेस हैं वो क्या नजर आएंगे, 0। यहाँ पर स्पेकुलेटिव बैलेंस क्या है, 0 है, ठीक हो गया। और अगर हम इससे नीचे कहीं पे पॉइंट पे आ जाएं, फॉर एग्जांपल इस जगह पे मैं आ जाता हूँ, यानी इस पॉइंट पे आ जाता हूँ, इस पॉइंट पर, इससे कहीं पर, इस रेड लाइन से कहीं पर भी, तो यहाँ पर नेट यील्ड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो नेट यील्ड जब नेगेटिव होगा तो आप क्या करेंगे, वहां पर आप सारे के सारे कैश होल्ड करेंगे। तो वहां पर स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का कर्व कैसा होगा, ये वाला होगा। लेकिन वो यानी ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से ये नीचे पॉइंट से शुरू होगा, ये इस पॉइंट से नहीं होगा बल्कि यहां से शुरू होगा, ये वाली जो पॉइंट है। मेरी बात समझ गए? तो इस जगह पर तो आप इनडिफरेंट है, रेड वाले लाइन पर तो आप इनडिफरेंट है। और चूंकि आपके स्पेकुलेटिव बैलेंसेस फिक्स हैं और फिक्स होने की वजह से आपने कहा जी कि इससे ज्यादा हमारे पास स्पेकुलेटिव बैलेंसेस ही नहीं है, और वो स्पेकुलेटिव बैलेंसेस यहां तक की हैं बस। इससे आगे ये जो सारा मैं, इससे स्पेकुलेटिव मौजूद ही नहीं है, क्योंकि आपके पास जो कैश है वो इतना ही है जो हमने एमएसपी से शो कर दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है इंडिविजुअल के लिए, ये आपका डिसकंटिन्यूअस स्टेप फंक्शन है, यानी इंडिविजुअल, ये असल में अब दोबारा बताऊं तो ये एक जो लाइन है वो ये आई हुई है जो एक्सिस के ऊपर है, और फिर ये दूसरी लाइन ये आई हुई है, ये वाली, यानी पहला ये लाइन इतनी है यहाँ पर और दूसरी लाइन ये वाली है। तो इसका मतलब ये भी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का कर्व है, एमएसपी, और ये भी एमएसपी है। और इस जगह पर क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये वाला जो पॉइंट, ये क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर नेट यील्ड 0 होता है, उससे ऊपर जो है नेट यील्ड जो है वो पॉजिटिव होता है, और इससे नीचे जो है नेट यील्ड नेगेटिव। जब नेगेटिव होगा तो वो कैश होल्ड करेगा, क्योंकि जब बॉन्ड होल्ड करके आपको नेगेटिव मिले तो आप सारा कैश होल्ड करेंगे। तो ये कैश कितना होल्ड करेंगे, यहां से लेके यहां तक, ये 0 से लेके यहां तक, क्योंकि आपके पास फिक्स्ड स्पेकुलेटिव बैलेंसेस इतने हैं। इसका मतलब है या वो
या तो इस लाइन इधर होंगे, आप इस जगह पे होंगे, या आप इस जगह पे होंगे। समझ गए? इस जगह पे होंगे तो सारा कैश होल्ड कर रहे होंगे, ऑल कैश, और नो बॉन्ड्स होगा, यानी इसका मतलब यहां पर। और अगर आप इस इधर होंगे, यानी इस क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट से ऊपर कहीं पर भी होते हैं, यहां पर कहीं पे भी होते हैं, तो यहां पर आपके पास कैश जीरो होगा, और ये नजर भी आ रहा है यहाँ पे, ये जीरो है। यहाँ पे कैश जीरो होगा और यहाँ पर क्या होगा, ऑल बॉन्ड्स होंगे। तो ये एक्सट्रीम सिचुएशन है जो आपके सामने आपको नजर आ रही है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो बात समझ में आई है वो ये है कि इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी is discontinuous step function. discontinuous step function, ये आपके सामने एक स्टेप ये है, ये वाला, और एक स्टेप ये है। ये दो स्टेप है जिसको मैंने अब येलो से आपको शो किया, एक ये और एक ये। तो ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो है, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कर्व जो है, वो डिसकंटिन्यूअस स्टेप फंक्शन है। ठीक है ना जी, डिसकंटिन्यूअस स्टेप फंक्शन है। और इसमें वही बात है कि या तमाम कैश और जीरो बॉन्ड, या सारे बॉन्ड जीरो कैश। ये डिसीजन आपने करना है, और वो डिसीजन ऊपर हम 2-3 दफा बता चुका हूं मैं आपको। अच्छा, अब हम नेक्स्ट जो, चूंकि ये अब मैंने डिस्कस किया आपको इंडिविजुअल के लिए, ये हो गया। अब कम्युनिटी के लिए हम करते हैं, लेकिन स्पेकुलेटिव बैलेंसेस क्या है, फिक्स है। और यहाँ पे फिक्स वो नजर भी आ रहे हैं कि इससे आगे, इस पॉइंट से आगे आपके पास बैलेंस ही कोई नहीं है। ठीक है ना जी। तो अब जो हेडिंग है वो क्या है, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी फॉर दी कम्युनिटी के लिए बात करते हैं। लेकिन ये ज़हन में रहे कि अभी बैलेंसेस जो है वो क्या है, फिक्स है। तो उस सूरत हाल में जो इस सूरत हाल में जो आपके पास कर्व होगा, वो मैं बना देता हूँ आपको। अब जरा ज़हन में ले आइए कि जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी के लिए जो आपके पास क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एक नहीं था, बल्कि दो थे। एक मैक्सिमम क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक मिनिमम क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फर्ज कर लीजिए कि मिनिमम क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, और फर्ज कर लीजिए मैक्सिमम क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, ये यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट। और यहाँ पर आपके पास एमएसपी है, स्पेकुलेटिव पर्पसेस के लिए जो डिमांड फॉर मनी है। तो इस जगह पर जो ये वही चीज होगी कि इस जगह पर जो आपका फिक्स बैलेंसेस आएंगे वो यही आएंगे। ठीक है जी, क्रिटिकल एरिया जो ऊपर आपने इंडिविजुअल के लिए पढ़ा है। और इसके लिए अब जो इसका कर्व होगा वो ये होगा, ठीक है जी। ये है आपके पास कम्युनिटी के लिए स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का। और ये यहाँ पे हम समीशन MSP कहेंगे, क्योंकि समीशन इसलिए कि ये MSP एक शख्स के लिए बनाया था जो डिसकंटिन्यूअस स्टेप फंक्शन था, वो एक शख्स के लिए बनाया था। और ये जो है वो आपके सामने एज ए होल कम्युनिटी के लिए बनाया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए तो आपको नजर आएगा कि क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट की यहाँ पर एक पूरी डिस्ट्रीब्यूशन है, और एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक उसमें मिनिमम है और एक जो है वो मैक्सिमम है। तो
हमें पता है कि क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट से ऊपर चले जाएं तो नेट यील्ड पॉजिटिव होता है, और जहां नेट यील्ड पॉजिटिव होता है वहां पे बॉन्ड होल्डिंग होती है। ठीक है ना जी। और उससे नीचे चले जाएं क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो नेट यील्ड नेगेटिव होता है, जहां नेट यील्ड नेगेटिव होता है वहां पर आप कैश होल्ड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस कर दूं। पहला पॉइंट ये है कि डिफरेंट individuals have different views on the expected को नॉर्मल भी कहते हैं, एक्सपेक्टेड और नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहली बात वही बात जो मैंने अभी की थी, तो इसका मतलब ये है कि जितने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे उतने ही क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे। ठीक है ना जी। तो सो देयर आर डिफरेंट critical values of current rate। ठीक है जी। अब इसमें ये बात समझिए कि इससे ऊपर, यानी इससे ऊपर जब आप जाएंगे क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये ऊपर जाएंगे मैक्सिमम से, तो आपको क्या फायदा होगा? इसका मतलब इससे ऊपर जब भी जाएंगे तो यहाँ पर आप बॉन्ड होल्डिंग करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? बॉन्ड होल्डिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि नेट यील्ड जो है वो पॉजिटिव है। नेट यील्ड पॉजिटिव हो तो आप कैश को जीरो होल्ड करते हैं, और यहाँ पर ये जीरो नजर भी आ रहा है। इस पॉइंट पर आप देखें तो जीरो आएगा जो। और अगर आप यहाँ पे आ जाएं, यानी क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट, मिनिमम क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट से नीचे आ जाएं, ये वाला पोजीशन, तो यहाँ पर नेट यील्ड क्या है? नेगेटिव है। तो यहाँ पर तो वाज़े तौर पर क्या करेंगे? कैश होल्ड करेंगे। समझ गए? ये कहानी क्लियर होगी आपको। यहाँ पर यानी क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट से नीचे आप कैश होल्ड करेंगे। और क्यों कैश होल्ड करेंगे? क्योंकि यहाँ पर I प्लस जी जो है वो जीरो है, यानी नेगेटिव है। यहाँ पर बॉन्ड क्यों होल्ड करेंगे? क्योंकि यहाँ पर I प्लस जी इज ग्रेटर देन जीरो है। यहाँ पर यील्ड पॉजिटिव है, यहाँ पर यील्ड जो है नेगेटिव है। और अब बचा ये एरिया, ये वाला एरिया, यानी अब बचा ये वाला सारा एरिया। इस एरिया में यानी दिस इज द एरिया बिटवीन मैक्सिमम क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मिनिमम क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये वाला सारा एरिया जिसको मैंने हाईलाइट कर रहा हूं येलो से, ये वाला सारा एरिया यहां तक। ठीक है ना जी। ये वाला जो एरिया है, ये एरिया बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस पे एक पॉइंट लिख देता हूं कि विद एनी गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, with any given distribution of critical rate of interest, distribution of critical rate of interest, यानी इसका मतलब ये है कि एरिया बिटवीन maximum rate of critical rate of interest and minimum critical rate of interest, the
higher is the current rate, the greater will be the number of people, the greater will be the number of people who have critical rate of interest below it, and smaller amount of money will go to speculative balances. इस चीज को आप समझिए, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जैसे यहां पे बता रहे हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन चेंज भी हो सकती है। ये अगर डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको नजर आ रही है, इस डिस्ट्रीब्यूशन के होते हुए अब ये मिनिमम क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये वाला, ये मिनिमम क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये मैक्सिमम क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसके अंडर आप देखें तो आपको एक चीज नजर आएगी, वो ये कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप इस पॉइंट पर हैं, तो इस पॉइंट पर इतने जो है वो सोसाइटी में इतना कैश होल्ड हो रहा होगा, इतना कैश होल्ड हो रहा होगा, और इसका मतलब अगर इतना कैश होल्ड हो रहा है तो बाकी पैसों के बॉन्ड होल्ड हो रहे होंगे। तो कम्युनिटी लेवल पे तो फिर आपको कॉम्बिनेशन नजर आना शुरू हो जाएंगे, कम्युनिटी लेवल पे तो आपको कॉम्बिनेशन नजर आना शुरू होंगे बॉन्ड और कैश के। जैसे आप यहाँ पे देखें तो कम्युनिटी लेवल पे इस जगह पे देखें तो इतना कैश होल्ड हो रहा है यहाँ से लेके इस हद तक, और बाकी फिर इतना हिस्सा के क्या हो रहे हैं, इतने हिस्से के बॉन्ड होल्ड हो रहे हैं। तो कम्युनिटी लेवल पे तो आपको ये चीज नजर आ रही होगी कि कुछ बॉन्ड और कैश के कुछ कॉम्बिनेशन नजर आएंगे, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप जाकर चेक करेंगे तो हर बंदे के पास या तो बॉन्ड होगा या कैश होगा, उसके पास कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा। लेकिन जब आप कम्युनिटी लेवल पे एडअप करना शुरू करेंगे तो आपको नजर आएगा कि अगर तमाम सोसाइटीज के जो लोग हैं, अगर फर्ज करें 100 लोग हैं, तो 100 लोगों में से 70 लोगों ने बॉन्ड रखे हुए हैं और 30 लोगों ने कैश रखा हुआ है, तो और उनका जो टोटल अमाउंट ऑफ कैश है वो मिला लें तो वो ऐड होके वही आ जाएगा जो फिक्स है हमारे पास। तो कम्युनिटी लेवल पे तो आपको कॉम्बिनेशन नजर आएंगे, वो आने भी चाहिए, क्योंकि हर बंदे का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होने की वजह से उनका क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होगा, और वो अकॉर्डिंगली जो है वो कैश और बॉन्ड होल्डिंग का डिसीजन कर रहा होगा। तो ये बात क्लियर होगी आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि विद एनी गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी एरिया बिटवीन द क्रिटिकल मिनिमम और मैक्सिमम क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब ये सामने रखते हुए जितना ज्यादा, जैसे यहाँ देखें ये जो बात हम कर रहे हैं कि जितना ज्यादा यानी इससे ऊपर जाते जाएं, यहाँ चले जाएं, यहाँ चले जाएं, यहाँ चले जाएं, तो क्या हो रहा है, द हायर इज द current rate of interest, the greater will be the number of the people who have a critical rate of interest below it। यानी अगर आपका यहाँ पर है तो इसका मतलब ये है कि जितना ऊपर चलते जाएंगे, इसका मतलब ये है कि उतने ही ज्यादा लोग होंगे जो कि आपसे नीचे क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होंगे। और यही बात, द हायर इज द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, द ग्रेटर विल बी द नंबर ऑफ पीपल हु हैव द क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट बिलो इट। उससे नीचे उतने ही लोग आते जाएंगे जिनका क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे नीचे होगा, और फिर क्या होगा, द स्मॉलर ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी विल गो टू द स्पेकुलेटिव बैलेंसेस। और वो आपको नजर भी आ रही कि यहाँ पर अगर हम आ जाएं तो स्पेकुलेटिव बैलेंसेस के लिए सिर्फ इतनी मनी जा रही है यहाँ तक, इतनी, तो ये बाकी सारा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो रहा है, ये बॉन्ड होल्डिंग हो रही है। तो ये यानी इसका मतलब ये है कि मिनिमम और मैक्सिमम क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट के दरमियान में आपको
एक रिलेशनशिप नजर आ रहा है, और वो रिलेशनशिप ये है कि जितना करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर लिए जा रहे हैं, है सारे ये क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी ध्यान में रहे, ये सारे क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट ही हैं। तो इन जितना आपका करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट उस क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट से नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा सॉरी, उतना ही लोग उसके उतने ही आपको पता लगेगा, उतने ही लोग उसके नीचे आते जा रहे हैं, और वो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे ऊपर जाता जा रहा है। और रिजल्टेंटली क्या हो रहा है, रिजल्टेंटली आप कैश के कम रखते जा रहे हैं और बॉन्ड को ज्यादा रखते जा रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो ये अब अगली बात ये है कि ये जो इसकी शेप है जो आपको नजर आ रही है, ये हमने शेप एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पे बनाई हुई है। यानी जो इसकी जो शेप है, शेप कहां से कहां तक, ये फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को आप बी पॉइंट कह लीजिए और इस पॉइंट को आप सी पॉइंट कह लीजिए। तो द शेप ऑफ समेशन एमएसपी बिटवीन पॉइंट्स B and C depends on two factors. Depends on two factors. Number one ये है the number of people associated with each critical rate of interest, or number two, distribution of speculative balances between those individuals. इसका मतलब ये हुआ तो इसकी जो शक्ल है जो कि बी और सी के दरमियान है, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, वो डिपेंड करती है दो फैक्टर्स के ऊपर। और वो फैक्टर्स क्या है, पहली बात ये है कि हर क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड कितने लोग हैं। हो सकता है कि मेरा और उसके बाद फिर एक चौथे पर्सन का, फिर एक 8वें पर्सन का, फिर एक 20वें पर्सन का, 100 लोग हैं, उन सब के एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो जाए। तो जितने लोगों का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होगा, उतने लोगों का क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम होगा, और उसके मुताबिक इस कर्व की शक्ल बनेगी। और फिर अगली बात यह है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास स्पेकुलेटिव बैलेंसेस के लिए कितनी अमाउंट है। ये दोनों फैक्टर्स मिलकर इस स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी की जो शेप है उसको तय कर देंगे। ठीक है जी। और जो हमने यहाँ पर इस फिगर में शो की हुई है, उस जगह पर शो की हुई है, उसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पे बनाया हुआ है। यानी ये जो फिगर हम किताब में बनी हुई है, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये फिगर बनी हुई है। तो यहां तक ये हमारा फिक्स्ड लेवल ऑफ स्पेकुलेटिव बैलेंसेस का टॉपिक खत्म हो गया।